आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ईरान इजराइल के इस युद्ध में कैसे हर पल घड़ियां बदल रही हैं और घड़ियों के साथ साथ परिस्थितियां भी बदल रही है। लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर से, जिसमें एक बार फिर से दिखाया कि कैसे इस युद्ध में एक नया अपडेट सामने आया। यानी यहाँ 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमलों के बाद कहा जा रहा है कि इजराइल और ईरान में भीषण जंग ये होती जा रही है। ईरान ने एक साथ 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। इजराइल के अलग अलग इलाकों के अंदर ईरान ने 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने किया है खैबर शाकीन मिसाइल के इस्तेमाल की भी बात कही जा रही है और ईरानी हमले में इजराइल में भारी नुकसान भी देखने को मिला है। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे 40 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है ईरान ने, और खास तौर पर इजराइल से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर ईरान की मिसाइलों से तबाही भी हुई है। अमेरिकी हमले के बाद इजराइल में ये बड़े, आप कह सकते हैं, अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। देखिए, हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर तेल अवीव और हाइफा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हाइफा की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी तबाही हुई है। वहां पर लगातार आप कह सकते हैं कि भारी संख्या में ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस है, बॉम्ब स्क्वाड है, इसके अलावा जो एम्बुलेंस या फिर मेडिकल सर्विसेज हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। उस इलाके का मुआयना कर रहे हैं, किस तरीके की क्षति पहुंची है, किस तरीके का हार्म हुआ है, किस तरीके के नुकसान वहां पहुंचे हैं, इसका आकलन किया जा रहा है। हालांकि देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि ईरान की तरफ से बड़े अटैक्स को इनिशिएट किया गया और हाइफा और तेल अवीव की अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय तेल अवीव की तस्वीरें हैं जहां पर एक इमारत को, रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से और ईरान ने 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव और हाइफा को अटैक किया है। और देखिए, आपको नजर आएगा कि इस अटैक के बाद कैसी तस्वीरें। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, निशाने पर इमारतें थी इजराइल की। दूसरी तस्वीर में तेल अवीव में ये अटैक कैसे हुआ, एक रोड साइड पर आप देख सकते हैं फुटपाथ पर किस तरीके से अटैक किया गया। तीसरी तस्वीर हाइफा की तस्वीर है जहां पर ये धमाका हुआ, एक घर की ये बताई जा रही है, एक ऑफिस की बताई जा रही है जहां पर अटैक किया गया। और चौथी तस्वीर है उस तबाही की जो तेल अवीव और हाइफा से लगातार सामने आ रही है। और देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको यह भी बता रहे हैं कि आखिरकार आज सुबह अमेरिका ने ईरान के बेसिस पर अटैक किया था और 3 बड़े, आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बेसिस हैं, फैसिलिटीज हैं, उनको टारगेट किया गया और उसी के बाद अब ईरान ने भी इजराइल पर ही अटैक किए हैं। 3 तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका का अटैक और निशाने पर थे ये परमाणु ठिकाने, ये फैसिलिटीज। दूसरी तस्वीर ईरान का जवाबी हमला भी हम आपको दिखा रहे हैं और इजराइल की स्ट्राइक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इस बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा की वो ग्राउंड रिपोर्ट तेल अवीव से जो अटैक के बाद उन्होंने की है। अभी जो फ्रेश साल्वो आया था उनका क्या इम्पैक्ट है वो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। और ये नॉर्थ तेल अवीव का इलाका है जिस तरफ मैं बढ़ रही हूँ, क्योंकि पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इस जोन को। यहाँ पर इम्पैक्ट की वजह से जहाँ पर भी हमला होता है उसके बाद उस जगह पर आने जाने पर रोक होती है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पैदल वहाँ तक पहुँचें और दिखा सकें कि किस तरह का ये जो हाई इम्पैक्ट था आज का जो मिसाइल साल्वो था। तो देखिए, ये वो इलाका है, आपको कुछ यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट दिखेगा। मैं कोशिश करती हूँ जूम करने की। आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ मूवमेंट दिखाई देगा पुलिस का। और जो सड़क थी एक तरफ पूरा रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर रोका हुआ है लोगों को जाने से। और यही वो इलाका है जहाँ पर तेल अवीव में एक हमला हुआ है। लेकिन ये अकेला नहीं है। आपको बताऊं कि 27 अलग अलग मिसाइल्स थी जिनको यहाँ पर दागा गया। उनकी जो इंटेंसिटी थी वो भी अलग अलग थी। तो कुछ मिसाइल्स की जो पेलोड्स थे वो 1000 से 1500 किलो के भी थे। तो वो किन जगहों पर गिरी हैं, उनसे क्या नुकसान हुआ है, उसका असेसमेंट अभी ग्राउंड पर चल रहा है। क्योंकि यहाँ के वक्त के हिसाब से लगभग 2 घंटे पहले ये हमला हुआ और अभी ज़मीन पर सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जो लोग वहाँ आसपास हैं उनको वहाँ से निकाल लिया जाए सुरक्षित जगहों पर। कई बार क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं जिनके बाद में एक्सप्लोड होने का भी डर होता है।
तो उनको यहाँ से हटाया जाता है। ये पूरे इलाके को कॉर्डन किया जाता है। और आप देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके नज़दीक पहुँचूँ उस साइट के, ताकि तस्वीरें दिखा सकूँ किस तरह से यहाँ पर ये हमला हुआ है। और देखिए, अंदेशा था कि कल जब अमेरिका इसमें शामिल हुआ और न्यूक्लियर टारगेट्स को उसने किया ईरान के अंदर, वहाँ पर उन पर हमले किए, तो ये बताया जा रहा था कि ईरान हमला करेगा। और ऐसा ही ज़मीन पर दिख रहा है। देखिए, कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पर तेल अवीव की सड़कों पर हैं, जहाँ पर ये गाड़ियाँ रुकी हुई खड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी मूवमेंट की मनाही है। श्वेता, आप देखिए, कोशिश मैं करूँगी कि किस तरह से इम्पैक्ट को अपने व्यूअर्स तक पहुँचाया जाए। ये जितनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसमें से बहुत सारी गाड़ियाँ पुलिस की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंसेस हो सकती हैं। यहाँ पर बिल्डिंग्स पर क्या असर हुआ है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लगभग 27 मिसाइलें आधे घंटे की अंतराल पर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर तेल अवीव में दिखाई दी हैं। हाइफा की अगर मैं बात करूँ तो हाइफा में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा दिख रहा है। और श्वेता, अभी ख़तरा टला नहीं है। ये एक एम्बुलेंस है जो यहाँ पर काम कर रही है, लोगों को निकालने का यहाँ से काम हो रहा है। ये एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है। ये वो पूरा इलाका है जहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। ये एक बिल्डिंग नज़र आती है मुझे। ये देखिए, यहाँ पर भी ये जितनी आपको येलो कलर की गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये एम्बुलेंसेस हैं। ये सब यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। यहाँ पुलिस की मौजूदगी भी है, क्योंकि जब भी इस तरह का कहीं पर अटैक होता है, उसके बाद सीधे पुलिस यहाँ पर आती है, कोशिश करती है कि उस जगह को इवैक्यूएट कर ले। ये देखिए, ये रिबन्स पुलिस के रिस्ट्रिक्टेड जोन के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो जो उस तरफ ऐसा लग रहा है कि वो जो इमारत है उस तरफ इसको हिट किया गया है। तो ये जो नज़ारा है ये बता रहा है कि ईरान ने जो हमला किया उसका असर क्या था तेल अवीव पर, और आगे इस तरह के जो हमले हैं उनके लिए भी उसके लिए भी तैयार है यहाँ पर इजराइल पूरी तरह से। आप देखिए श्वेता, ये कुछ और गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए आई हुई है, क्योंकि डेब्रीज से नुकसान ना हो। अगर कहीं आग लग गई है इस हमले में, उसको उठाया जाता है, जो घायल हो गए हैं उनको निकाला जाता है। तो पूरा मैकेनिज्म एक्टिवेटेड है इजराइल के अंदर। ये जो इलाका है ये भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, लेकिन क्योंकि होम सेल्फ कमांड ने ये देखिए ये इजराइल की पुलिस कर्मी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आप ये शिवानी शर्मा की रिपोर्ट देख रहे थे तेल अवीव से अटैक के बाद, किस तरीके से ईरान ने जो अटैक किया है उसके बाद ये उन्होंने रिपोर्ट दिखाई, बताया कि आखिरकार किस तरीके के इम्पैक्टफुल ये अटैक था। सवाल अगर मैं आपसे पूछूं खासतौर पर मैस्टर सर, कि अभी के ताज़ा हालातों को अगर देखा जाए, अगर अब इन चीज़ों का आकलन किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि ईरान के अटैक सिर्फ और सिर्फ एक कैसे सांकेतिक अटैक है, लगातार एक पोस्टरिंग कर रहा है कि वो भी चुप बैठने वाला नहीं है, या सच में ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज है कि वो लंबे वॉर के अंदर जा सकता है, इजराइल के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ भी? और देखिए, इसमें सबसे पहले ये समझना है कि ईरान की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। मैं पहले वीकनेसेस की बात करता हूँ। इनकी एयर सुप्रीमेसी तो ज़ीरो है, क्योंकि पूरा एयर डोमिनेशन इजराइल का है। दूसरी कमज़ोरी है कि इनके जितने भी पेट्रोलियम या ऑयल प्रोडक्ट प्लांट्स हैं, रिफाइनरीज हैं और गैस वाली हैं, वो एक बहुत बड़ी वीकनेस हो जाती है, क्योंकि उसको भी टारगेट किया जा सकता है। दूसरा है कि ये जो इनकी टॉप कमांडर्स, साइंटिस्ट, कईयों को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मोसाद ने इफेक्टिव इन्फिल्ट्रेशन कर लिया है। इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एक तो मिसाइल्स, और उस पर भी इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि इनके लॉन्चर्स को बर्बाद करना। दूसरा इनकी स्ट्रेंथ है जो इनके मिलिशियाज हैं, वो डिप्लॉयड हैं इराक में और कई देशों में हैं, तो वो भी फाइट कर सकते हैं। और तीसरा है जो टेररिज्म। ये इनकी स्ट्रेंथ्स हैं। इजराइल की स्ट्रेंथ क्या है? एयर सुप्रीमेसी है, और आज की तारीख में अमेरिका उनके साथ जुड़ गया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि बहुत बड़ा हमारा कोऑर्डिनेटेड टीम वर्क चल रहा है, तो ये साफ जाता है कि ये बहुत अच्छी प्लानिंग है। ईरान की एक और ड्रॉबैक है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो आज की तारीख में अमेरिका को और इजराइल को अच्छी तरह मिल रही है। सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और जो इनके मोसाद इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। तो ये सब देखते हुए ईरान की क्या क्षमता है
मेन सवाल होता है वो करना क्या चाहेगा। बिल्कुल। तो ईरान के पास नंबर 1 ऑप्शन तो है, जो कर भी रहा है। इसराइल को तो वो बार बार हमला कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, खाइबर मिसाइल्स भी इसने लॉन्च की है, सर्जिकल मिसाइल्स भी इसने लॉन्च की है। लेकिन मिल क्या रहा है, रिहायशी इलाकों में टारगेट कर रहा है। उसको पता है कि आज की तारीख में पर स्क्वायर किलोमीटर इसराइल की टेरिटरी में 440 लोग हैं और ईरान की टेरिटरी में पर स्क्वायर किलोमीटर है 44। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो वो रिहायशी इलाकों में एक डर का भावना बचाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल संजय सर, देखिए डर जताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। पीके श्रीवास्तव सर, आप भी जिस तरीके से आपसे पहले भी बातें हो रही थी, आज जो तीनों फैसिलिटीज पर अमेरिका की तरफ से अटैक किए गए, चाहे वो आप नतांज की बात कर लीजिए, अशफाक की बात, आप इन इलाकों की बात कर लीजिए, अभी ये अटैक किस वजह से किए गए थे? अमेरिका का मोटिव क्या है आखिरकार इन सारे अटैक्स के पीछे? सुमित, अमेरिका का एक सिंपल मोटिव है जो बहुत पहले से बता भी दिया गया था, और वो इनका सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन है। ईरान हैज़ टू बी डी न्यूक्लियराइज्ड। इस तरीके से करना पड़ेगा कि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता ना रहे। उस क्षमता को नष्ट करने के लिए उन्होंने उन तीनों ठिकानों पर, आपने इस्फहान की बात की जहां R&D था, और जहां पर जो है वो जो यूरेनियम केक, येलो केक कहते हैं हम लोग उसको, वो आता है, उससे वो एक यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाते हैं जो इनपुट बनता है नतांज में और फोर्दो में वेपन ग्रेड बनाने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी ग्रेड जो भी आप बनाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी अगर आपका इन्रिचमेंट 3.5% के ऊपर है, इसका मतलब आपके इंटेंट उतने क्लियर नहीं है। एक बार इजराइल ने इस चीज़ को जग जाहिर करने के लिए उनकी एक जहां पर उनके 50,000 पेजेस निकाल लिए थे और उनके सीडीज निकाल करके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाए थे कि ये वेपन बनाने की पूरा इन्होंने खाका बनाया हुआ है। तो ये सबको पता था कि ईरान जो है वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने के लिए सक्षम है और करना चाहता है। तो पहली बात हुई। लेकिन आपने दूसरा सवाल पूछा कि इन्हें यूरेनियम कहाँ से मिलता है। वहाँ भी आर्दकान करके माइनिंग साइट है, वहाँ से इनको यूरेनियम मिलता है। वो डिप्लीटेड यूरेनियम होता है। और वहाँ पर भी अटैक किया था, वहाँ पर नहीं अटैक किया है क्योंकि यूरेनियम इनके पास काफ़ी है उस तरीके का डिप्लीटेड यूरेनियम। और अगर आप कंसंट्रेट होकर यहाँ आता है तो आपने वहाँ से उसकी काट दिया है, तो अगर आएगा भी तो अब कोई जगह नहीं है जहाँ की उसको फर्दर वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्षमता, कई लोग कह रहे हैं दशकों पीछे चली गई। ये डिपेंड करता है कैसा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल बाद में बनता है, लेकिन वाकई ये दसियों साल पीछे चली गई, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात तो हो चुकी, तो पहला एम हो गया। दूसरा, ट्रंप ने ये बोला है कि अब शांति, अब आप मत लड़िए। तो जैसा जनरल मिनिस्टर ने बोला कि इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आखिरकार कुबेर का खजाना भी खाली होता है। इनके पास एक लिमिटेड मिसाइल्स हैं, वो रिप्लेनिश नहीं हो रही हैं, इकोसिस्टम प्रोटेक्शन का डैमेज हो चुका है। तो अब वो कैसे फर्दर मिसाइल्स बनाएंगे? रोविंदर सर, यही बात मैं लगातार आपसे भी जानना चाह रहा था। जैसे श्रीवास्तव सर बता रहे थे कि पहले तो बोला अनकंडीशनल सरेंडर करो, नहीं किया, अटैक कर दिया। अब कह रहे हैं कि अब अनकंडीशनल आपको एक तरीके से पीस टॉक या फिर आपको पीस रिस्टोर करना होगा। अमेरिका का जो ये बातें हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं, क्या ये एक्सेप्ट होगी ईरान के अंदर? नहीं होंगी, जो दिखता है सारा। बिकॉज देखिए, कोई भी नेशन जो सेल्फ सॉवरेन नेशन है, प्राइड है, जैसा भी है, वो अपने देश के हिसाब से करते हैं। तो ईरान अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर हाँ, हो सकता है धीरे धीरे वक्त के साथ इतना एट्रिशन हो जाए कि ईरान हाथ खड़े कर दे, नोकाझोंकी होती है। मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ यूरेनियम के बारे में। बाय द वे, ये जो 90% एनरिच होता है और शायद ईरान नहीं कर पाया, वो वेपन्स में यूज होता है, न्यूक्लियर वेपन में 60% वाला भी यूज हो सकता है। पॉइंट इज, जो 90% हो जाता है रिफाइन, वो कम मात्रा में और ज्यादा एक्सप्लोसिव इफेक्ट देता है। 60% वाला जो है, अगर इन्होंने जैसे मानो फोद्रो से निकाल लिया, क्योंकि कोई रेडिएशन हुई नहीं अभी, बट जो भी है 60% एनरिच जो यूरेनियम है, वो भी एक क्रूड डर्टी बॉम्ब की तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो वो भी एक रास्ता शायद है, अगर मरता ना करता कयामत आ गई तो ईरान वो कर सकता है। वो डेफिनेट खतरा है। कंपेयर टू 90% एनरिच यूरेनियम, इसका मास या वजन करीब 6, 8, 10 गुना ज़्यादा होना पड़ता है और एक्सप्लोसिव इफेक्ट कम होता है। पर फिर भी अगर 1 किलोटन की मात्रा का बन गया तो 1 किलोटन अंदाजन 10,000 लोगों को इमीडिएटली मार सकता है। तो ईरान इस तरह के डर्टी बॉम्ब्स, इसका मतलब खतरा अभी भी टला नहीं है। डेफिनेटली, आई मीन वो यूरेनियम किधर है जो 60% था? ओके, अभी जो इन्होंने अटैक किए हैं उसमें कोई रेडिएशन नहीं लीक हुआ है, जो खबरें आ रही हैं। तो इन्होंने जो उनकी लेबोरेटरीज हैं, जो सेंट्रीफ्यूजेस है, जैसे एयर मार्शल सर बता रहे हैं,
उन सबको काफी डिस्ट्रॉय सर, कर अशरफ दिया, का भी धंस रुख गए। कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हैं अशरफ वानी, वो लगातार ईरान में काफी ज्यादा इनपुट उनके पास रहते हैं। अशरफ, देखिए जिस तरीके से लगातार रविंदर सर भी बता रहे हैं कि 60% कैपेसिटी भी होना एक बड़ा खतरा है अमेरिका और इजराइल के लिए। लेकिन अभी जिस तरीके के अटैक ईरान की तरफ हुए, क्या आपको लगता है कि वो फैसिलिटी या फिर वो आप कहते हैं 60% उन फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर कर भी ईरान कोई बड़ा अटैक कर सकता है या फिर आने वाले फ्यूचर में अपने उस प्रोग्राम को जारी रख सकता है? बिल्कुल, ये कहीं न कहीं जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही हाथ पे और विश्व के हाथ पे ये कुल्हाड़ी मारी है। अभी तक बिल्कुल सुप्रीम लीडर की पॉलिसी थी कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, और जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म्स पर यहाँ तक कि AIE के सामने भी वो पूरा मंजर रखा था अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का। लेकिन यहाँ पर चिंता वाली बात ये है कि जो अब पूरी तरह से कन्फर्म हो गई है, हमने भी सुबह वो तस्वीरें दिखाई थी जो सैटेलाइट की थी, 19 और 20 तारीख यानी मात्र 2 दिन पहले जो है बहुत कुछ जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स से निकाला गया है। खासतौर से जो ज़मीन के नीचे पहाड़ में न्यूक्लियर साइट ईरान की है, वहाँ पर जो है सैटेलाइट तस्वीरें अब दुनिया के सभी टीवी चैनल दिखा रहे हैं जो अमेरिका से आई हैं। तो उन्होंने 19 और 20 तारीख को इनरिच्ड जितना भी यूरेनियम ईरान के पास था वहाँ से निकाल कर कुछ सेफेस्ट लोकेशंस पे लिया है। और अब जिस अंदाज से अशरफ, आपका रुख करेंगे।